जी नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के हिस्ट्री के बारे में। एनी गेसेस? ऑब्वियसली यार, बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी। क्या आपको पता है कि इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1980। देखा, मुझे सब मालूम है। और आपको लग रहा होगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे हुई। तो भैया, बीजेपी द्वारा प्रेजेंटेड डेटा के अकॉर्डिंग बीजेपी के 18 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, जो कि सेकेंड प्लेस पे स्टैंड कर रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नंबर से दुगनी है। और अब 1980 में बीजेपी की स्थापना तो हुई, बट क्यों हुई? मतलब ऐसा क्या जरूरत था? आइए जानते हैं हिस्ट्री। एंड लेट मी टेल यू, ये वो हिस्ट्री नहीं है जो आपको बोर कर देगा, सोने पे मजबूर कर देगा, बिकॉज आई विल टेल यू द लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ काम करते थे और जवाहरलाल नेहरू जी के फर्स्ट कैबिनेट में एज अ मिनिस्टर भी अपॉइंटेड थे, बट 1950 में हुए नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनसंघ पार्टी के बाप बन गए, यानी कि जन्मदाता। लेकिन उन्होंने ये पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि उन्हें कांग्रेस और मोस्टली नेहरू जी की बनाई हुई मुस्लिम पॉलिसी का विरोध करना था और इंडिपेंडेंट इंडिया में हिंदू की आइडेंटिटी कल्चर की रक्षा करनी थी। और साथ ही इस पार्टी की यह भी मांग थी कि जम्मू एंड कश्मीर का भारत में कंप्लीट मर्जर हो जाए। बट उन दिनों राज था कांग्रेस का और कोई नई नवेली छोटी मोटी पार्टी का पावर में आना कोई आसान काम नहीं था। और फिर 1953 में मुखर्जी जी की निधन हो गया और फिर आरएसएस के जाने माने चेहरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस पार्टी को एक नई दिशा दी। और यह भी कहा जाता है कि वो दीनदयाल उपाध्याय जी ही थे जिन्होंने फ्यूचर में जन्म लेने वाली पार्टी यानी बीजेपी की वैचारिक नींव रखी। और फिर 1967 में हुए जनरल इलेक्शन में जनसंघ को 35 सीट मिली और इसके साथ ही वो लोकसभा की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। और फिर दूसरी और भी पार्टियों के साथ मिलकर जनसंघ ने यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में अपनी गठबंधन वाली सरकार बनाई। और फिर 1968 में दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। और उस दौरान इस पार्टी का मेजर एजेंडा क्या था आपको मालूम है? गौ हत्या पर रोक लगाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन करना और जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाना, यानी जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना। काम जोर शोर से चल ही रहा था कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी और जिसके विरोध में ये चचा लोग यानी जनसंघ वाले और भी दलों के साथ मिलकर इमरजेंसी का विरोध करने लगे और नेशन वाइड प्रोटेस्ट चालू हो गया। और इस आंदोलन में कांग्रेस ने जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल भिजवा दिया। और फिर 2 साल के बाद यानी 1977 में जब ये इमरजेंसी को ऑफिशियली हटाया गया और जनरल इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराया गया तो जनसंघ ने ठान लिया था कि इस बार तो हम जीत के रहेंगे। लेकिन कांग्रेस को हराना भी कोई आसान काम नहीं था। तो जनसंघ वालों ने 3 और पार्टी के साथ मिलकर, जैसे सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस ऊ और भारतीय लोक दल के साथ मिलकर एक नई पार्टी को जन्म दी जिसका नाम है जनता पार्टी। और फिर वो हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। कांग्रेस पार्टी आउट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड जनता पार्टी इन। लेकिन ये मेल झोल वाली सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई बिकॉज लोगों के आइडियोलॉजीज मैच नहीं हो रहे थे। और फिर जनसंघ ने ही जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और आरएसएस के साथ मिलकर 1980 में एक नई पार्टी को जन्म दिया जिसका नाम है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। और फिर क्या, लालकृष्ण आडवाणी जी को इस पार्टी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और ये पार्टी हिंदू आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ने लगी। और बीजेपी ने आडवाणी जी के नेतृत्व में ही राम जन्मभूमि मूवमेंट की नींव रखनी शुरू कर दी थी। और यही वो मुद्दा है जिससे लोगों में बीजेपी के प्रति सपोर्ट बढ़ने लगा, जिसका नतीजा हमें 1989 के इलेक्शन में देखने को मिला और बीजेपी को लोकसभा में भारी सफलता मिली। और इसके बाद से ही बीजेपी इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी एक खास पकड़ बनाई हुई है। और फिर शुरू होता है द राम जन्मभूमि मूवमेंट। उनके स्वागत के लिए आप तैयार रहे। भगवान राम का राम। आडवाणी जी आगे बढ़ो, आडवाणी जी आगे बढ़ो। बच्चा बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का। आडवाणी जी ने अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली और फिर धीरे धीरे लगभग सारा हिंदुस्तान केसरिया रंग से रंगना शुरू हो गया था। और फिर अयोध्या में जो कुछ भी हुआ वो तो आपको पता ही होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज हमारा अयोध्या वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एंड देन द बीजेपी टर्न्ड इनटू एनडीए टू बीट कांग्रेस। और फिर 1999 से लेके 2004 तक अटल जी ने अपनी सरकार बनाई और इस दौरान उन्हें काफी अप्रिसिएशन भी मिला। साथ ही पाकिस्तान से अपने संबंध को सुधारने के लिए अटल जी ने बस यात्रा भी निकाली जिसे देश विदेशों में काफी सराहाया गया। लेकिन इस पहल के बाद भी पाकिस्तान के द्वारा हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला, धोखा।
लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद अटल जी की दोबारा सरकार बनना तो तय थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाजी मारी कांग्रेस ने और अपने 2 कंसेक्यूटिव टर्म को पूरा किया और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस का वही पुराना दौर वापस आ गया है। लेकिन इसी दौर में कांग्रेस पे करप्शन और बढ़ती महंगाई का आरोप भी लगने लगा था और देश की जनता को बदलाव चाहिए था। और फिर इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। देश की जनता को ऐसा लगने लगा कि बदलाव उन्हें सिर्फ एक इंसान दिला सकता है। और ये मोदी जी की फैन फॉलोइंग ही है जो उन्हें 2014 से लेके अब तक बरकरार रखी है। आगे क्या होगा राम जाने। वैसे राम जी भी तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे ना। वैसे आप किसे सपोर्ट करेंगे ये आप सोच लीजिए, इसलिए तो आपको बताया हिस्ट्री। वैसे आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबा प्लीज, वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में। वैसे आपको और भी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री के बारे में हम जल्दी बताएंगे, तब तक कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।